हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ही चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम विज्ञान का एक अध्याय पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। तो क्या होती है ध्वनि? ध्वनि जो है, साउंड जो होता है एक फॉर्म होता है, किसका? एनर्जी का फॉर्म होता है। साउंड जो है एनर्जी का एक फॉर्म है, यानी यह ऊर्जा का एक रूप है। साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर। साउंड जो है वह क्या है? ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। मतलब जो कि हमें सुनने के काम आता है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कि हमें सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो स्पीड ऑफ द साउंड टेल अस द रेट एट विच साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू आवर ईयर। जो ध्वनि की जो चाल होती है वह उसके रेट पे डिपेंड करती है कि हमारा ध्वनि किस चाल से ट्रेवल कर रहा है। तो या जब कोई भी तरंग आती है तो वो हमारे कानों तक पहुंचने में वह किस माध्यम से, किस रेट से हमारे ईयर्स को सुनाई देती है, तो वो उस पर डिपेंड करता है ध्वनि की चाल जो होती है। ध्वनि की चाल जो होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में होती है। तो किस माध्यम में? निर्वात में भी होती है। तो ध्वनि की चाल के बारे में, ध्वनि के बारे में हमने सबसे पहले क्या जाना कि ध्वनि जो है एक ऊर्जा का एक रूप है। साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर, जो कि हमें सुनने के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो एट रूम ऑफ टेम्परेचर, तो जो ध्वनि की जो चाल होती है वह ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड में क्या होती है? ठोस से चाल जो होती है कम होती है। अब गैस में क्या होती है? गैस में ध्वनि की चाल जो होती है सबसे कम होती है। जो और स्पीड ऑफ साउंड का जो रेशियो होता है वह कैसे होता है कि ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में उससे कम, फिर गैस में सबसे कम। तो ये हमारा क्रम है स्पीड ऑफ साउंड का। इसके बाद आता है एक सुपरसोनिक स्पीड होती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है कि किसी वस्तु की चाल अगर ध्वनि की चाल से अधिक होती है, किसी वस्तु की चाल अगर ध्वनि की चाल से, तो वह चाल जो होती है सुपरसोनिक स्पीड होती है। और ध्वनि की चाल क्या होती है? बात यह होती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ध्वनि की चाल जो मैंने बताया कि ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। तो हर जगह जो होती है ध्वनि की जो स्पीड होती है, यानी ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि जो है एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम कानों तक कोई भी किसी भी आवाज़ को सुनते हैं। मतलब ये सुनने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अब इस ध्वनि की चाल के बारे में, और जो ध्वनि की चाल है, किसी वस्तु की चाल अगर ध्वनि की चाल से अधिक है तो वह चाल क्या होती है? सुपरसोनिक। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है कि सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है। तो जो है कि मतलब जैसे कि जैसे कि एग्जांपल में एयरक्राफ्ट, बुलेट, रॉकेट, इनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है जबकि हमारे कान सुनने बहरे हो जाते हैं कभी कभी इनकी आवाज़ सुनने में कि हम बहरे। तो मतलब जब अगर वस्तु की चाल बहुत ज़्यादा हो, ध्वनि की चाल से अधिक हो, तो वह चाल जो होती है सुपरसोनिक स्पीड कहलाती है। जो कि कहाँ होता है? एयरक्राफ्ट में, बुलेट में, रॉकेट में। तो ये सब बारूद में, बम में, इन सब चीज़ों जो में क्या होता है? सुपरसोनिक स्पीड का प्रयोग किया जाता है। तो हम ये जान गए सुपरसोनिक स्पीड होती क्या है। अब कुछ पदार्थ हैं और उनमें कौन सा कितना स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गैस में जो होता है क्या होता है? एयर होता है, वायु होता है, हाइड्रोजन। तो ये वायु में कितनी होती है हमारी स्पीड ऑफ साउंड होती है? वह 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 20 डिग्री सेल्सियस पर जो होती है स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। और जो उसकी 334 मीटर पर सेकेंड जो होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे होती है। हम बात क्या कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर, कि हमारे रूम का जो तापमान है, कमरे का तापमान है, तो वह कितना डिग्री सेल्सियस है, तो वह कितने डिग्री सेल्सियस पे कितना मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होगी। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस है ध्वनि रूम का टेम्परेचर, तो उस समय चाल कितनी होगी? 332 मीटर पर सेकेंड होगी। और जब 20 डिग्री सेल्सियस पे चाल कितनी होगी? तो हमने क्या बात किया कि जो वायु में जो है इसकी चाल कितनी होगी? 332 मीटर पर सेकेंड से लेके 334 मीटर पर सेकेंड वायु में ध्वनि की चाल होती है। अब इसके बाद हाइड्रोजन में जो ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1284 मीटर पर सेकेंड होती है। जो ध्वनि की जो सबसे मिनिमम
ध्वनि की जो सबसे मिनिमम चाल होती है वह कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे होती है। इसके बाद जो होती है द्रव में हमारा आता है, द्रव में हमारी ध्वनि की चाल कितनी होती है, आशुद्ध जल में जो होता है 1498 मीटर पर सेकेंड होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और समुद्री जल में कितना होता है 1531 मीटर पर सेकेंड होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये दोनों तापमान कितने हैं 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि द्रव में जो है हमारा कितना टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, इतना हमारी ध्वनि की चाल होती है 1498 मीटर पर सेकेंड या 1498 मीटर पर सेकेंड। और इसमें समुद्री जल में कितना होती है ध्वनि की चाल होती है 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। तो हमने जाना कि द्रव में कितनी होती है, कितने टेम्परेचर पे द्रव में आशुद्ध जल होता है, एक समुद्री जल होता है। तो समुद्री जल का तापमान कितना हो 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो इस तापमान पे जो ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। चाल का जो मात्रक होता है वह कितना क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। तो चाल का मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड होता है, अतः जो ध्वनि की जो चाल है हम उसको मीटर पर सेकेंड में मेजर करेंगे। ध्वनि की जो चाल है, स्पीड आउट ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल जो होती है वह 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है, 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना होती है 334 मीटर पर सेकेंड होती है, और हाइड्रोजन में जो होती है ध्वनि की चाल कितनी होती है 1284 मीटर पर सेकेंड होती है। और जो द्रव में चाल होती है ध्वनि की वो कितनी होती है 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। और ठोस में हमने स्पीड क्या देखा, जो ध्वनि की चाल जो है वह क्या होती है 5950 मीटर पर सेकेंड। ये सबसे स्टार्टिंग की जो चाल है वो कितनी है 332 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद ठोस में लोहा, स्टील, निकिल और एल्युमिनियम, इसमें क्रम से ये सबका दिया हुआ है। ध्वनि की चाल 5950। ऐसे सबसे ज़्यादा किस में है ध्वनि की चाल एल्युमिनियम में है 6420 मीटर पर सेकेंड। और ध्वनि की चाल किस में नापी जाती है मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि चाल का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड होती है। और तो हमने ठोस, द्रव और गैस में किस में कितनी ध्वनि की चाल है इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। इसको हिंदी में बोलेंगे रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन होता है। तो ध्वनि का परावर्तन, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे ध्वनि का परावर्तन के बारे में। तो क्या होता है ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। मीन्स कहने का मतलब है बाउंसिंग बैक, कि जब हमारा ध्वनि यहाँ से हम कोई हमारे पास सोर्स है, यहाँ पे बहुत सारी रेजेस आ रही हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, मतलब जब ये किसी हार्ड सरफेस, या वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, या गैस में भी माध्यम, इसका कोई भी माध्यम हो सकता है। तो जब बाउंसिंग बैक होता है ध्वनि का, तो ये स्ट्राइक करता है एक हार्ड सरफेस से, जो वह सरफेस कैसा भी हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस। तो ये इसे हम, इस घटना को हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड या ध्वनि का परावर्तन। कि बाउंसिंग बैक ऑफ ध्वनि का, बाउंसिंग बैक मीन्स ध्वनि का परावर्तन, जब यह किसी हार्ड सरफेस से टकराकर वापस लौटता है तो इस घटना को हम ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि का किसी कठोर सतह से टकराकर वापस लौटना, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। इसमें एक शब्द आता है गूंज, हम कहते हैं बहुत ज़्यादा गूंज आ रही है, तो ये क्या होता है गूंज का मतलब कि द रिपीटेशन ऑफ साउंड, मतलब जो ध्वनि का जो होता है रिपीट होता है। अगर हम किसी हॉल या बरामदे में, बंद कमरे में अगर हम बोलते हैं तो आवाज़ हमारी कई बार रिपीट होके आती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं गूंज कहते हैं, कि हमारी आवाज़ गूंज रही है, कमरे में बहुत ज़्यादा कई बार रिपीट हो रही है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं गूंज कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें ध्वनि की जो तरंगे होती हैं वह कई बार रिपीट होकर
मतलब बार बार रिपीट होकर वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, गूंज कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हम इको कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको इको कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं गूंज कहते हैं। ये यहाँ पे हमने फिगर बनाया है, गूंज होती कैसी है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और ये हमारा कमरा है, तो ये जब कमरे में हम बंद कमरे में जब बोलते हैं तो ये ध्वनि की जो तरंगे हैं ये टकरा कर बार बार कई रिपीट होती हैं उस कमरे में ही, उसी कमरे में बार बार गूंजती हैं। वो ध्वनि की तरंगे उस कमरे में बार बार रिपीट होती हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, इको या गूंज कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा ध्वनि तरंगे। तो इसमें कौन कौन सी तरंगे होती हैं, अपश्रव्य तरंगे होती हैं और एक श्रव्य ध्वनि होती है। ध्वनि तरंगों में जो होती है अपश्रव्य ध्वनि होती है, श्रव्य ध्वनि होती है। तो अपश्रव्य ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति होता है, हिंदी में इसको कहते हैं आवृत्ति और इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जो आवृत्ति होता है उसको हम जो है हर्ट्ज में नापते हैं। किस में नापते हैं, हर्ट्ज में। एच जेड का मतलब क्या होता है, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। यह मात्रक होता है किसका, आवृत्ति का, यानी फ्रीक्वेंसी का। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जिसको हम एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ध्वनि की जो तरंगे होती हैं, मतलब ध्वनि की जो आवृत्ति होती है, वो तरंगों की आवृत्ति वो 20 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए। किसमें, अपश्रव्य ध्वनि में। अपश्रव्य ध्वनि में कितनी होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि अपश्रव्य ध्वनि में ध्वनि की जो आवृत्ति है वह कितना होती है। ऑप्शन में आपको देगा 0 से 20 या 20 से 40, 40 से ज़्यादा। तो इसमें आपका अगर ऑप्शन आएगा तो आप इस पर टिक करेंगे कि 20 हर्ट्ज से कम होती है अपश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति या तरंगे होती हैं, वो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। अब इसके बाद आता है श्रव्य ध्वनि। तो श्रव्य ध्वनि क्या होता है, श्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज है। यहाँ पे क्या है, के हमने मेंशन किया है, 20 किलो हर्ट्ज है। तो ये 20 हर्ट्ज से लेके कितने तक होती हैं, 20 किलो हर्ट्ज तक होती हैं, 20 किलो हर्ट्ज तक होती हैं। ये श्रव्य ध्वनि की जो तरंगे होती हैं, आवृत्ति जो होती है इसकी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। हमारे कान जो होते हैं वह केवल श्रव्य ध्वनि को ही सुन सकते हैं, श्रव्य ध्वनि की फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति, मैंने बताया कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। और इसको ही हमारे कान अपश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन सकते। अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे जो कान होते हैं वो कौन सी ध्वनि तरंगों को सुनते हैं, तो अपश्रव्य ध्वनि की तरंगों को हमारे कान नहीं सुनते हैं और श्रव्य ध्वनि की तरंगों को कान हमारे कान से सुना जा सकता है। क्यों सुना जाता है, क्योंकि इसकी जो आवृत्ति होती है। तो हमने बात क्या किया कि जो हम ध्वनि हम सुन सकते हैं वो कौन सी ध्वनि होती है, श्रव्य ध्वनि होती है। और जो हम नहीं सुन सकते हैं वो ध्वनि कौन सी होती है, पराश्रव्य ध्वनि होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो श्रव्य ध्वनि जो हम ध्वनि सुन सकते हैं उसकी जो आवृत्ति होती है, तो श्रव्य ध्वनि को हम सुन सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। और अब श्रव्य ध्वनि को हम क्या करते हैं, नहीं सुन सकते, क्योंकि इसकी आवृत्ति क्या है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो ध्वनि की तरंगे कम से कम जो है कि 20 हर्ट्ज से कम हो या 20 हर्ट्ज से कम हो और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो, तो हमारे कान जो है उस ध्वनि की तरंगों को नहीं सुन सकते। और जो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की ध्वनि की तरंगे होती हैं उसे हम अपश्रव्य ध्वनि, और जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसे हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो हम अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि को हम सुन नहीं सकते। जो ध्वनि हम सुनते हैं कानों से वह कौन सी ध्वनि होती है, श्रव्य ध्वनि होती है। तो हम ये तो जान गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं पराश्रव्य तरंगों का उपयोग, जो है कि अब 20 ये तो हमें पता चल गया कि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को हम सुन ही नहीं सकते। लेकिन जो है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा कब होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से वॉल्यूम होगा तब तो होगा। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग।
तो ये पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई व उसमें डूबी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए। मतलब इसका प्रयोग जो होता है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग जो होता है वह समुद्र में पराश्रव्य तरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ ओशियन एंड, मतलब हमें ये तो पता चल गया कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग हम समुद्र की गहराई व उसमें डूबी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए। अब हमारे पास अगर कोई समुद्र है और उसमें हमारी कोई समुद्री जहाज चल रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस समय हम क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि पराश्रव्य तरंगें कहाँ से निकलती हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड या ध्वनि का परावर्तन के बारे में, तो ध्वनि का परावर्तन इस देखिए चित्र में दर्शाया गया है कि हमारा समुद्र है, ये हमारा क्या है, समुद्र है। यहाँ पे इस चित्र में ड्रा किया गया, देखिए ये हमारा समुद्र है और इसमें यहाँ से हमारी कोई रेज जो है ट्रांसमीटर, हम यहाँ पे कोई भी बोट में एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है और ये नीचे सी बेड पे जाके समुद्र की सतह पे जाकर फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड होके क्या होती है, डिटेक्ट होती है, मतलब डिटेक्ट होती है, वो वॉइस ध्वनि की जो तरंग होती है वो डिटेक्ट होती है। तो ध्वनि की जो ये तरंग है यहाँ से हम ट्रांसमिट करते हैं तो ये समुद्र की सतह से जाने के बाद फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है, फिर हमें डिटेक्ट या सुनाई देती है श्रोता के द्वारा। तो जो ये ट्रांसमिट जो किरण जो ध्वनि की जो तरंग ये आती है समुद्र की सतह पर, इसे हम इंसिडेंट वेव कहते हैं, और जो ये यहाँ से टकराने के बाद जो वो वापस जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं। इस इंसिडेंट वेव में आपतित तरंग और ये परावर्तित तरंगे। परावर्तित तरंगे ये हमारा समुद्र है और यहाँ से हमारी यहाँ से वेव किसी तरह ध्वनि की तरंग को हम यहाँ से जब समुद्र की सतह पर, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ों में जब हमें नीचे समुद्र की सतह में, या फिर हम लोगों ने देखा होगा CID में दिखाते हैं, बहुत जासूसी वगैरह करते हैं, उसमें भी ऐसा होता है कि समुद्र की सतह में किसी को मार दिया गया और फेंक दिया गया हो, या किसी भी चीज़ को, या सोना का खजाना वगैरह भी कभी कभी समुद्र में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें समुद्र में, अगर उन सारी चीज़ों का पता लगाना हो कि समुद्र के नीचे क्या है, जैसे कि हम लोगों ने एक पढ़ा होगा बारामूडा ट्रायंगल के बारे में भी हम लोगों ने जानते हैं कि जहाँ पे कोई भी वस्तु नीचे, वहाँ ऊपर से अगर हमारी जहाज़ भी जाती है तो वो जाके नीचे चिपक जाती है, तो वहाँ पे कोई भी वस्तु उसके ऊपर से नहीं जा सकती। बारामूडा ट्रायंगल के बारे में वो बात की चीज़ें हैं, लेकिन जो समुद्र में है वो होता क्या है कि वहाँ पे जो ध्वनि का परावर्तन, हम कैसे किसी वस्तु को ध्वनि के द्वारा पहचान करेंगे कि यहाँ पे क्या है, तो उसमें ऐसा होता है कि जब यहाँ से कोई ट्रांसमिटेड वेव जाती है नीचे, तो ये समुद्र की सतह से फिर ये रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ पे ये वाटर सरफेस हमारा दिया हुआ है और ये हमारी नाव है, ये हमारा ध्वनि का परावर्तन भी इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है, ये समुद्र की सतह है, यहाँ पे ट्रांसमिट किया गया है, यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है। तो ये हमने क्या जाना, पराश्रव्य तरंगों के बारे में। और जो समुद्र की ये तरंगे हैं, ये तरंगों के बारे में तो बता दिया मैंने, लेकिन ये होती तरंगे कौन सी हैं, पराश्रव्य तरंगे होती हैं। अब इसके बाद आती है बात कि हमने बताया कि समुद्र की गहराई व उसमें डूबी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए हम कौन सी तरंग का प्रयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंग की। तो ये जो ट्रांसमिट जो तरंगे हैं, ये जो वेव आ रही है इंसिडेंट वेव, ये पराश्रव्य तरंग ही है, लेकिन जो तरंग आती है उसे हम इंसिडेंट वेव, और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है उसे परावर्तित तरंग। ये आपतित तरंगे हैं और ये परावर्तित तरंगे हैं, और ये हमारा वाटर सरफेस है और ये समुद्र की सतह है, बोट और शिप या हमारी नाव है। अब इसमें एक आता है सोनार शब्द आता है। तो इस सोनार शब्द क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। तो सोनार होता क्या है, सोनार एंड ऑपरेटर्स आर डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। सोनार एक ऐसा ऑपरेटर्स या ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की जो है चौड़ाई का पता लगाने के लिए, या फिर उसमें कौन सी वस्तु वहाँ पे स्थित दुश्मनों के द्वारा लगाई गई है, इसके लिए सोनार का उपयोग करते हैं। यह साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सोनार को साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिससे हम ध्वनि की रेंज के बारे में,
उसके वह कितने दूरी पर स्थित है। सोनार का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि समुद्र की चौड़ाई क्या है, या हमारा दुश्मन ने कौन सी चीज़ें समुद्र के अंदर ऐसा क्या लगा रखा है, तो वहाँ पे समुद्र में कौन सी चीज़ कितने रेंज पे कहाँ पे क्या रखा गया, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार एक ऐसा ऑपरेटस है जिसका उपयोग क्या समुद्र की चौड़ाई लगाने के लिए, या फिर पानी के अंदर कौन सी वस्तु, क्या दुश्मन ने क्या एनिमीज ने हमारे क्या लगाया हुआ है, इसका पता लगाने के लिए हम उपयोग करते हैं, सोनार का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, ये तो हम जान के सोनार के बारे में, पराश्रव्य तरंगों के बारे में, अपश्रव्य ध्वनि के बारे में, श्रव्य ध्वनि के बारे में और पराश्रव्य ध्वनि के बारे में। श्रव्य ध्वनि को हम सुन सकते हैं, अपश्रव्य ध्वनि को हम सुन नहीं सकते। अपश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, श्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, और पराश्रव्य ध्वनि की जो तरंगें होती हैं वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, और श्रव्य ध्वनि को ही केवल हम सुन सकते हैं। और पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है, समुद्र की गहराई व उसमें डूबी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए। और पराश्रव्य तरंग का प्रयोग सोनार में भी किया जाता है। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होती है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, समुद्र की चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए, और समुद्र के अंदर क्या कौन सी वस्तु कहाँ रखी गई है, या दुश्मनों ने क्या उसमें क्या लगा रखा है, उसको जानने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमने इस चित्र से ट्रांसमीटर और डिटेक्टर और ये ध्वनि के परावर्तन के बारे में देखा कि यहाँ पे कैसे हमारी नाव यहाँ पे रखी गई है, फिर समुद्र की सतह में यहाँ पे आने के बाद ये डिटेक्ट हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, सोनार का फिगर है कि ये यहाँ पे ट्रांसमीटर लगाया जाता है, फिर जो जिससे हम सुनते हैं उसको हम डिटेक्टर कहते हैं। यहाँ से तरंग हमारी आवाज़ निकलती है तो दूसरे जहाँ पे हमें प्राप्त होती है वो आप उसे हम डिटेक्टर कहते हैं। यहाँ से आपतित तरंग हो रही है और यहाँ से क्या हो रही है, परावर्तित तरंग हो रही है। अब इसके बाद पॉइंट है हमारे कुछ क्या है, चमगादड़ रात में उड़ने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करती है और अपने शिकार को पकड़ने में भी। पराश्रव्य तरंग का कहाँ का उपयोग किया जाता है, चमगादड़ जो होता है रात में उड़ने के लिए और पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करती है और अपने शिकार को पकड़ने में भी। मतलब चमगादड़ को कितने पराश्रव्य तरंग यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति होती है। चमगादड़ जो रात में उड़ता है तो उसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है, वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी वो पराश्रव्य तरंगों का ही उपयोग करता है। पराश्रव्य तरंग का और उपयोग कहाँ किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग गुर्दे की पत्थरी की बारीक कणों को तोड़ने के लिए किया जाता है। और जो अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड जो कि मेडिकल में हम लोगों का जांच किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग हम इकार्डियोग्राफी में प्रयोग करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि क्या होता है कि ध्वनि का वेग किसमें सबसे ज़्यादा होता है, अगर क्वेश्चन आ गया। मैंने ये बताया था कि ध्वनि का वेग कहाँ होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। तो वायु क्या है, वायु तो हमारा एयर है, द्रव हमारा लिक्विड होता है और निर्वात में नहीं। तो मैंने बताया था कि ठोस में, तो ठोस इसमें क्या है, धातु है, अतः जो है कि ध्वनि का वेग जो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, धातु में होगा। अब इसके बाद आता है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होगी। तो इसमें क्या होगा हमारा ऑप्शन, लोहा में। कैसे होगा, क्योंकि हवा हमारा निर्वात है, ग्रेनाइट में होने वाला नहीं है, पानी में होगा नहीं। तो ठोस धातु है हमारा, तो यह हमारा किस में होगा, लोहा में सबसे ज़्यादा होगा। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी, तो वह लोहा यानी कि ठोस पदार्थ में। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है हवा में ध्वनि का वेग कितना होगा। तो जो सबसे मिनिमम वेग मैंने बताया था क्या होता था, 332 मीटर पर सेकेंड में होगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, ध्वनि ऊर्जा की वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का क्या नाम है, वह है माइक्रोफोन होता है। ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या नाम है, माइक्रोफोन। वो कैसे परिवर्तित करता है कि जब हम कोई भी आवाज़ बोलते हैं तो वह मोबाइल या किसी भी सिस्टम के द्वारा वह उसको वैद्युत इलेक्ट्रिक में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि विद्युत का यह एक माध्यम है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है माइक्रोफोन, जिसमें कि हम कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करके उसको वैद्युत या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ध्वनि भी खुद एक ऊर्जा का रूप है, जो कि एक ऊर्जा, हम जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, बट
लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? माइक्रोफोन कहते हैं। और चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? पराश्रव्य तरंगें होती हैं। चमगादड़ अपने शिकार को खोजने में भी और रात में उड़ने में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है। अब इसके बाद आता है MRI मशीन में एक्सरे की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा MRI मशीन में क्या प्रयोग किया जाता है? आप लोग बताइए। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप लोग बताइए क्या होता है। एक्सरे की खोज किसने की थी और MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आज हमने ध्वनि के बारे में पढ़ा। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसका उपयोग हम सुनने के लिए करते हैं। और ध्वनि की चाल किस में सबसे ज़्यादा होती है? ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है। सुपरसोनिक साउंड किसे कहते हैं? किसी वस्तु की चाल अगर ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो वह चाल कौन सी कहलाती है? सुपरसोनिक स्पीड कहलाती है। जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया, बुलेट हो गया, रॉकेट हो गया। फिर कुछ पदार्थों के नाम मैंने बताया और उसमें कितनी स्पीड होगी, कितने टेम्परेचर पे, इसके बारे में डिस्कस किया गया। फिर इसके बाद ध्वनि के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड के बारे में हमने बताया कि बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड when it strikes a hard surface is called reflection of the sound। ध्वनि का किसी कठोर सतह से टकराकर वापस लौटना ही क्या कहलाता है? ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। फिर द रिपीटेशन ऑफ साउंड जो होता है, मतलब किसी भी बंद कमरे में बार बार जो आवाज़, ध्वनि की तरंगें जो गूंजती हैं, मतलब बार बार रिपीट होती हैं, तो उस घटना को हम गूंज या इको कहते हैं। फिर अश्रव्य ध्वनि और श्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि के बारे में हमने बताया कि अश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है। फिर इसके बाद श्रव्य ध्वनि के बारे में हमने पढ़ा। फिर पराश्रव्य ध्वनि के बारे में। फिर पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है? कि समुद्र की गहराई और उसमें डूबी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें सोनार एक शब्द आता है। सोनार को हम क्या कहते हैं? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहते हैं। और इसके बाद ये हमने ट्रांसमीटर, यहाँ से कोई भी ध्वनि की तरंग जो यहाँ से जहाँ से हमारी आवाज़ आती है उसे हम ट्रांसमीटर, और जहाँ हमें प्राप्त होती है उसे हम डिटेक्टर कहते हैं। तो जहाँ से तरंग निकली है तो ये इंसिडेंट वेव, और यहाँ से समुद्र की सतह से टकरा कर फिर ये वापस जा रही है तो ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गई। और ये हमारा पानी का सतह है, यहाँ पे समुद्र की सतह है और यहाँ पे पानी की सतह है। ये हमारा, हमने ये देखिए आपको दिखाया गया है, ये ऐसे होता है इसमें। फिर चमगादड़ जो होता है वो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग क्या करता है? और पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है? गुर्दे की पत्थरी के बारीक कणों को तोड़ने के लिए। मेडिकल में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। श्रव्य तरंगों को हम कहाँ केवल सुनने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन जो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है वह कहाँ किया जाता है? गुर्दे की पत्थरी की बारीक कणों को तोड़ने के लिए किया जाता है। और ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है। और द्रव में उससे कम, और सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। तो ये आज हमने पढ़ा ध्वनि के बारे में। तो और ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है, इतना हमने जान लिया। अब इसके बाद जो ध्वनि और ध्वनि का किससे किससे संबंध होता है? ऊर्जा से संबंध होता है और तापमान से भी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि कितने टेम्परेचर पे कितना ध्वनि की चाल होनी चाहिए। ध्वनि में भी परावर्तन होता है, जैसा कि प्रकाश में परावर्तन होता है उस तरह ध्वनि में भी परावर्तन का गुण होता है। और हवा में ध्वनि का, यानी वायु, हवा, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं, अतः हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम क्या है? माइक्रोफोन है। इस तरह से ध्वनि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमने आज ध्वनि के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब इसके बाद हम अगला वीडियो